बैठ जाओ। आप जितने सज्जन पहले आए हैं यहाँ गांव से, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आपके पास समय है तो आधे घंटे आप रुक जाएं। पिछले 10 महीने से जो हम पैदल चल रहे हैं उसका अनुभव मैं यहाँ पत्रकार साथी जो आए हैं इनसे साझा करेंगे। कल रात में आपने हमारी बात सुनी है और जैसा कि मैंने आपको कल बताया, अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई सवाल है तो आप इस पत्रकार वार्ता के बाद, हम यहीं बैठे हैं, आप हमसे मिल भी सकते हैं और अपने सवाल भी कर सकते हैं। तो अगर आप सबकी अनुमति हो तो हम ये पत्रकार वार्ता पहले खत्म कर लें और इसमें भी वही बात करेंगे जो हम पिछले 10 महीने से गांव बिहार में देख रहे हैं, उसका लाभ आपको भी अगर आप चाहें तो आपको मिल सकता है। ठीक है भैया, शुरू करें। नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, पिछले वर्ष 2 अक्टूबर से जन सुराज अभियान के तहत गांधी जी के भितिहरवा आश्रम पश्चिम चंपारण से हम लोगों ने ये पदयात्रा शुरू की है। पदयात्रा का जो उद्देश्य है वो बिहार में घर घर जाकर, गांव पंचायत में जाकर लोगों की समस्याओं को जमीन पर देखना, लोगों को ये बताना कि कैसे वो अपनी इस गरीबी और बदहाली से बाहर निकल सकते हैं। पिछले 10 महीने के जो अनुभव रहे हैं उसके आधार पर करीब 3500 से ज्यादा गांवों में हम लोग पैदल चल के गए। जो देखा समझा वो उसका अनुभव आपसे साझा कर रहे हैं। बिहार के लोगों के नजरिए से यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और पलायन की है। जिस गांव में भी हम लोग गए हैं, 40 से 50% युवा या तो पढ़ाई के लिए या नौकरी रोजी रोजगार के लिए वो अपना घर परिवार छोड़ के, गांव छोड़कर बाहर के राज्यों में जाकर लोग काम करते हैं। बेरोजगारी और पलायन बिहार में बहुत बड़ी समस्या है। ये जानने के लिए आपको पैदल चलने की जरूरत नहीं है। सामान्यतः लोगों को ये पता है कि यहाँ बहुत बेरोजगारी है, पलायन करना पड़ता है, लेकिन गांव में जाकर जो अनुभव हुआ वो इस समस्या की विकरालता को बताता है। आज गांव में अगर आप जाएंगे, सामान्य किसी भी बिहार के गांव में, तो वहां पर बुजुर्ग मिलते हैं, छोटे छोटे बच्चे बड़ी संख्या में मिलते हैं, महिलाएं मिलती हैं, लेकिन जो नवयुवक हैं वो गांव में है ही नहीं। वो चाहे पढ़ाई के लिए हो या रोजी रोजगार मजदूरी के लिए है, वो बाहर चले गए। जो लोग बाहर गए हैं वो सामान्यतः 12 से 15 हजार रुपया ही महीने में कमा पाते हैं और घर पर वो 6 से 8 हजार रुपया महीने का भेजते हैं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए। इसका एक सामाजिक पहलू ये है कि इतनी बड़ी संख्या में पलायन होने की वजह से बिहार में परिवार का ताना बाना ही टूट गया है। लोगों के जिंदगी में अब अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ होली, दशहरा, दिवाली मनाने का जो सुख था वो है ही नहीं। साल में 10 दिन या 15 दिन जब लोग अपने घर पर आते हैं, कोई छठ में आया या दिवाली में, दशहरा में घर आया, तो अपने बाल बच्चों को, अपने माता पिता को देखता है, उनके साथ रहने का उसको अवसर मिलता है। बाकी सालों भर आपके घर का जो नौजवान है वो आपके साथ नहीं रहता है। बहुत कम घर हम लोगों को ऐसे मिले पिछले 10 महीनों में जहां माता पिता, पति पत्नी, बाल बच्चे एक साथ रह रहे हैं। और ये समस्या जो है ये सिर्फ गरीबों की समस्या नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि बिहार से बाहर जाने वाले, पलायन करने वाले लोग गरीब लोग हैं। गरीब आदमी तो मजबूरी में बाहर जा ही रहा है, लेकिन जो पैसे वाले लोग हैं, जो समृद्ध किसान हैं, व्यापारी हैं, रोजी रोजगार करने वाले लोग हैं, उनको भी अपने बच्चों के साथ रहने का सुख नहीं है। इसलिए नहीं है कि उनके बच्चे भी पढ़ाई के लिए या नौकरी की तलाश में घर छोड़कर, गांव छोड़कर दूसरे राज्यों में ही रह रहे हैं। वही हाल करीब करीब बेरोजगारी का है। यहाँ पर बेरोजगारी का आलम यह है कि चाहे आप गरीब हैं या मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, हर व्यक्ति अपने बच्चों के नौकरी के लिए चिंतित है, किसी तरह से नौकरी मिल जाए। बेरोजगारी और पलायन के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या लोगों ने बताया
वो है बिहार में शिक्षा व्यवस्था का पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाना। बिहार में हम लोग भी सरकारी स्कूल से पढ़े, बहुत यहाँ शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी, कभी भी नहीं रही है। लेकिन पहले प्रखंड के स्तर पर, जिला के स्तर पर कुछ स्कूल ऐसे जरूर थे जहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती थी, जिसमें पढ़ लिख कर लोग जीवन में आगे बढ़ सकते थे। लेकिन आज समाज में विद्यालयों की जो छवि है वो सिर्फ खिचड़ी बांटने के केंद्र के तौर पर लोग उसको जानते हैं। जो भी बच्चे स्कूल में जा रहे हैं वो दोपहर में खिचड़ी खाना और खिचड़ी खाकर वापस घर आना, पढ़ाई कहीं पर भी विद्यालयों में नहीं हो रहा है। और ये करीब करीब सभी वर्गों के लोग इससे प्रभावित हैं। कुछ लोग गांव में जिन्होंने सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों का नामांकन करा रखा है, ज्यादातर लोगों को अपने बच्चों को कोचिंग में या प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ता है। सरकारी स्कूलों में लोगों ने नामांकन खिचड़ी के लिए या कुछ अन्य सुविधाओं के लिए करा रखा है। पढ़ाई के लिए पैसा देकर लोग या तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं या अपने बच्चों को कोचिंग में भेज रहे हैं। हम में से कई लोगों को लगता है, चर्चा भी होती है गांव में, कि आखिर बिहार में शिक्षा व्यवस्था इतनी ध्वस्त कैसे हो गई। कई लोगों को लगता है कि जो शिक्षक हैं उनकी गुणवत्ता खराब होने की वजह से, कि टीचर लोग पढ़ा नहीं रहा, अध्यापक पढ़ा नहीं रहा है। ये पूरी बड़ी समस्या का एक छोटा सा पहलू है। अध्यापकों का गुणवत्ता खराब होना एक पहलू है, लेकिन बिहार में शिक्षा की व्यवस्था सिर्फ अध्यापकों की वजह से नहीं खराब हुई है। ये खराब इसलिए हुई है कि सरकार शिक्षा को लेकर कहीं न कहीं पूरी तरीके से उदासीन है। इसका उदाहरण ये है कि मान लीजिए कि स्कूल में, विद्यालय में पढ़ाने वाला शिक्षक अच्छा नहीं है, लेकिन जो कॉलेज है यहाँ पर, वहां पर तो शिक्षक अच्छे हैं, वहां पर तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, वहां पर दसों हजार लड़कों ने नामांकन करा रखा है। लेकिन बिहार में विद्यालयों के साथ साथ कॉलेज में भी पढ़ाई नहीं हो रहा है। जो मेरा अनुभव है, लोगों की नजरिए से बिहार के विद्यालयों में खिचड़ी बट रही है और कॉलेज में डिग्री बट रहा है, दोनों में पढ़ाई कहीं नहीं हो रहा है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस कालखंड का जब इतिहास लिखा जाएगा तो नीतीश कुमार जी के 18 साल के इस कालखंड में बिहार की शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त होना ये सबसे बड़ा काला अध्याय होगा। ऐसा इसलिए कि देखिए, अगर नहर में पानी नहीं है, सड़क टूटी हुई है, कल एक अच्छी सरकार आ जाए तो शायद सड़क बन सकती है, नहर बन सकता है, फसल का दाम मिल सकता है। लेकिन जो 18 साल में जो 2 पीढ़ी इस ध्वस्त हुई शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकले, वो लोग अब एक अच्छी सरकार आ भी जाए तो भी वापस विद्यालयों में जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। अब जीवन भर उनको अब शिक्षित समाज के पीछे ही रहना है, मजदूरी करके ही काम चलाना है। बेरोजगारी, पलायन और शिक्षा के बाद जो तीसरी सबसे बड़ी समस्या लोगों ने गांव में बताया वो है किसानों की बदहाली। यहाँ खेती किसानी करने वाले जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हैं। लोग गांव देहात में ये बता रहे हैं कि पहले के जमाने में जब लोग खेती करते थे, 2-4 बरस खेती करने वाले लोग खेती करके अपना पेट काट के, सतुआ खा के 1-2 कट्ठा जमीन खरीदते थे। आज बिहार में किसानों की हालत ये है कि अगर आपके घर में कोई नौकरी करने वाला नहीं है, कोई रोजी रोजगार दूसरा नहीं है और सिर्फ आप खेती पर निर्भर हैं, तो हर 5 साल में, 4 साल में आपके घर से जमीन 1-2 कट्ठा बिकनी है। अगर आपके यहाँ बेटी की शादी लग जाए, आपके घर में भगवान न करे कोई बीमार पड़ जाए, तो किसान को अपना जमीन बेच के ही उस चीज को, उस खर्चा निकालना है। तो ये बिहार में किसानों की हालत है। ये किसानों की हालत क्यों है? लोगों ने अभी जो 3500 से ज्यादा गांवों में बताया, हम लोगों ने देखा, इसके 3 पहलू हैं। 3 वजह से यहाँ किसान परेशान है। पहला वजह यह है कि बिहार में भूमि सुधार को लेकर कोई काम नहीं किया गया है। भूमि का मालिकाना हक, किसकी जमीन है, रसीद कौन कटा रहा है, उसमें इतना भ्रष्टाचार है, इतनी अराजकता है कि लोगों को पता ही नहीं है कि किसका जमीन कौन है। हजारों एकड़ जमीन
विवाद में पड़ा हुआ है। बिहार में समाजवाद के नाम पर पिछले 60-70 वर्ष से राजनीति हुआ, लेकिन यहाँ भूमि सुधार के दिशा में काम नहीं होने की वजह से यहाँ 100 में 60 लोग, जो 100 लोग रहते हैं उसमें 60 लोग ऐसे हैं जिनके पास 1 इंच जमीन है ही नहीं। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि देश के स्तर पर 100 में से 38 लोगों के पास जमीन नहीं है, लेकिन हमारे बिहार में, हम लोगों के बिहार में 100 में 60 आदमी के पास जमीन है ही नहीं। और उससे बड़ी समस्या ये है कि जो 40 आदमी के पास जमीन है, जो खेती लोग कर रहे हैं, उस 40 में 35 आदमी ऐसा है जो 2 बीघे से कम का मालिक है। तो जो बिहार में खेती किसानी करने वाले लोग हैं, ये कमाने के लिए खेती नहीं कर रहे हैं, ये खाने के लिए खेती कर रहे हैं। जो सरकारी आंकड़ा है वो बता रहा है कि बिहार में रहने वाले 100 किसान जो हैं, उसमें 4 से 5 किसान ही ऐसे हैं जो खेती करके आमदनी कर पा रहे हैं। बाकी लोग जो खेती कर रहे हैं वो अपना और अपने बाल बच्चों का पेट भर रहे हैं या फिर खेतों में मजदूर हैं। किसानों की दूसरी जो बड़ी समस्या है वो सिंचाई का है। अभी हम लोग समस्तीपुर में आए हैं, बारिश नहीं हुई है, किसान बहुत परेशान है। बिहार में बाढ़ का आना और बाढ़ से जो किसान की क्षति होती है, ये बात तो सब लोग जानते हैं, लेकिन जल संसाधन का, जल का जो कुप्रबंधन है, उसकी वजह से या तो यहाँ आधी जमीन बाढ़ से प्रभावित है और जो आधी जमीन बची हुई है उसमें सूखा है या जल जमाव है। सिवान से जब मैंने चलना शुरू किया, चंपारण में तो नहीं, लेकिन सिवान में, छपरा में, वैशाली में, समस्तीपुर में एक बहुत बड़ी समस्या जल जमाव की भी है। आपके यहाँ समस्तीपुर में भी हर प्रखंड में हजारों एकड़ जमीन जल जमाव की वजह से या तो एक फसल उससे निकल रहा है या एक फसल भी नहीं निकल रहा है। जब हम लोग सड़क पर चल रहे हैं तो ऐसा भी दिखता है कि सड़क के एक किनारे लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और सड़क के दूसरे ओर लोगों को सूखा का सामना करना पड़ रहा है। तो जमीन की समस्या के बाद सिंचाई की जो समस्या है वो यहाँ के किसानों की सबसे बड़ी दिक्कत है। लेकिन इन दोनों से ज्यादा बिहार में किसानों की गरीबी और बदहाली का जो सबसे मुख्य कारण है वो है किसानों के फसलों का दाम ना मिलना। मैं पिछले 10 महीने में जहां पर भी गया हूं, किसानों से बात करी है, सब आदमी ये बता रहा है कि जो भी उपज यहाँ होती है उसका भाव आपको नहीं मिलता है। जैसे आप ले लीजिए धान का उदाहरण, धान की सरकारी कीमत है 2050 रुपया। बिहार में ज्यादातर किसानों ने धान 1300, 1400, 1500 रुपया में बेचा है। पिछले 10 साल का अगर आप आंकड़ा देखिएगा, हम लोग रोज यहाँ बिहार में बैठ के बात करते हैं कि पंजाब में जो किसान है वो बहुत धनी है। तो पिछले 10 साल का पंजाब और बिहार का अगर आप तुलना कीजिएगा तो 10 साल में बिहार में सिर्फ 13%, इसको याद रखिए, अगर 100 क्विंटल आपके यहाँ धान की उपज हुई तो सिर्फ 13 क्विंटल धान ही सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया। 87 क्विंटल धान जो है वो किसानों को औने पौने 30-40% छूट पर या कम दाम पर बेचना पड़ा। पंजाब में 100 में 70 क्विंटल धान सरकार समर्थन मूल्य पर खरीद रही है। अभी एक जो आंकड़ा आया है, एक जो अभी इस चीज का अध्ययन किया गया तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, उसमें ये बताया गया कि बिहार में किसान जो उपजा रहा है अगर उसको सही दाम मिल जाए तो हर साल बिहार के किसानों को 20 से 25 हजार करोड़ रुपया अलग से मिलने लगेगा। मतलब आपकी फसल का दाम नहीं मिलने की वजह से बिहार के किसानों को हर साल 20 से 25 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा किसानों ने जो अपनी तात्कालिक समस्या बताई उसमें यूरिया की अनुपलब्धता और यूरिया की काला बाजारी, खाद का जो काला बाजारी है, 277 रुपया का यूरिया ज्यादातर जगहों पर लोग 300, 400, 500, कई जगह पर तो 1000-1200 रुपया में भी बोरे पर खरीद रहे हैं। जो नेपाल से लगते हुए एरिया है, नेपाल से लगता हुआ जो प्रखंड है
वहां पर यूरिया की कीमत 1000 रुपए 1200 रुपए प्रति बोरा है, क्योंकि यहाँ का यूरिया, बिहार का यूरिया पूरी तरीके से स्मगलिंग करके लोग बाहर ले जा रहे हैं नेपाल में। नेपाल में यूरिया की यहाँ की कीमत जो है वो 1400 रुपया है। तो स्वाभाविक तौर पर जो यूरिया की किल्लत यहाँ पर किसानों को हो रही है वो इसलिए हो रही है कि यूरिया का एक बड़ा भाग नेपाल जा रहा है, वहां पर बेचा जा रहा है, और दूसरा जो ये शराब बनाने का अवैध शराब लोग बना रहे हैं, इसमें भी यूरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा और किसानों के बाद जो 4 सबसे बड़ी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसकी जमीनी हकीकत क्या है मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। भारत सरकार की सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसके तहत गरीब परिवारों को हर महीने 5 किलो अनाज मिलने की बात बताई गई है। बिहार में पिछले 10 महीने पैदल चलने के बाद जो हम लोगों ने देखा, उसके तहत मैं विश्वास से आपको बता रहा हूं कि बिहार में लाभार्थियों को 5 किलो नहीं 4 किलो अनाज ही मिल रहा है। और ये 4 किलो अनाज आपको इसलिए मिल रहा है कि जो अनाज दिल्ली से आ रहा है उसमें प्रति क्विंटल 35 से 40 रुपया यहाँ के नेता और अधिकारी मिलकर चोरी कर रहे हैं। इसको आप समझ लीजिए, एक प्रखंड में करीब 15 से 25 हजार क्विंटल अनाज आता है गरीबों के लिए। हर क्विंटल पे 35 से 40 रुपया प्रति क्विंटल यहाँ के जनप्रतिनिधि और अफसर चोरी कर रहे हैं। विधायक को भी 5 रुपया 6 रुपया प्रति क्विंटल मिल रहा है हर महीने। इसी की वजह से आपको अनाज 5 किलो नहीं 20% चोरी करके 4 किलो अनाज ही मिल रहा है। दूसरी भारत सरकार की सबसे बड़ी योजना है आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ पर गरीबों को घर बनाने के लिए 1,40,000 रुपया मिलना है। बिहार में जिसको भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना है, पहले तो ज्यादातर लोगों को ये योजना का लाभ ही नहीं मिल रहा है, लेकिन जिनको मिल रहा है उनको 25,000 से लेकर 40,000 रुपया तक घूस देना है। और ये जो पैसा लिया जा रहा है ये स्थानीय जनप्रतिनिधि और अफसर मिलकर ले रहे हैं। कुछ पंचायतों में हमको ईमानदार मुखिया और जनप्रतिनिधि भी मिले हैं जो लोग इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसा नहीं ले रहे हैं। लेकिन जहां पर जनप्रतिनिधि मुखिया पैसा नहीं ले रहा है वहां पर भी 20,000 रुपया अफसर का जो पैसा है, अधिकारी तो अपना घूस लेगा ही लेगा, तो 20,000 रुपया दिए बगैर आपको बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिल सकती है। तीसरी केंद्र सरकार की योजना है शौचालय बनाने की, स्वच्छ भारत अभियान। यहाँ पर दावा किया गया कि पूरे देश की भांति बिहार में भी खुले में शौच रुक गया है। मैं 3,500 गांव में गया हूँ और आपको विश्वास से बता रहा हूँ कि कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ बिना नाक पर गमछा बांधे हुए आप बाहर निकल सकते हैं। आज भी ज्यादातर गांवों में, आज भी छोड़ दीजिए बच्चे, यहाँ पर कंपटीशन हो रहा है उसका आवाज है, आज भी बिहार के ज्यादातर गांवों में खुले में शौच लोगों की जीवन की सच्चाई है। ये ऐसा इसलिए हुआ है कि शौचालय बनाते समय लोग बता रहे हैं कि 2,000 रुपया प्रति लाभार्थी प्रति शौचालय घूस लिया गया है। 12,000 रुपया आपको दिया गया, 2,000 रुपया ले लिया गया। किसी अधिकारी और जनप्रतिनिधि ने ये कोशिश नहीं किया ये जानने का कि आपने 10,000 रुपया जो बचा उसमें शौचालय बनाया कि नहीं बनाया, उसका उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चौथी केंद्र सरकार की बड़ी योजना है मनरेगा की। जब मैं बिहार आया था, जब चलना शुरू किया था, तो मेरा अनुमान था कि लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में मनरेगा के लाभार्थी मिलेंगे, क्योंकि यहाँ गरीबी बहुत है, पलायन बहुत है, भूमिहीन लोग बहुत हैं। तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं जब गांव में जाऊंगा तो मनरेगा का काम होता हमको दिखेगा। अभी तक हमको 10 महीने में मनरेगा का कोई काम नहीं दिखा। लोग ये बताते हैं कि पहले 2 बरस पहले, 4 बरस पहले मनरेगा के तहत कुछ पेड़ लगाए गए हैं। कहीं कहीं पंचायत भवन और आंगनबाड़ी केंद्र में भी मनरेगा का या मिट्टी काटने के लिए मनरेगा के धन का उपयोग हुआ है। लेकिन ये जो योजना गरीबों के लिए है, इसको बिहार सरकार ने करीब करीब बंदे कर दिया है।
पिछले साल आपको आंकड़ा बता देता हूं, दिल्ली सरकार ने 100 रुपया बिहार को दिया मनरेगा के लिए, गरीबों के लिए। उस 100 रुपया में यहाँ की सरकार इतनी लापरवाह है कि 100 रुपया में हम लोग सिर्फ 40 रुपया ही लेकर आए, 60 रुपया दिल्ली में ही हम लोगों ने छोड़ दिया। और जो 40 रुपया मनरेगा का बिहार में आया, उसमें 40 से 50% के दर से भ्रष्टाचार हुआ है। मतलब जो 40 रुपया आया उसमें भी 15 से 20 रुपया अफसरों ने और जनप्रतिनिधियों ने लूट लिया। तो लोगों को जो 100 रुपया मिलना था उसके बदले 20 से 25 रुपया ही मिला। ये भारत सरकार की 4 बड़ी योजना है। इसकी जो हालात हमको रोड पर देखने को मिला गांव में, इसके अलावा राज्य सरकार क्या कर रही है वो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। राज्य सरकार की सबसे बड़ी योजना है बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने के लिए। 2015 में ये तय किया गया था कि बिहार में 18 से 35 साल के हर युवा को हर महीने 1000 रुपया की सहायता मिलेगी सरकार की ओर से, ताकि किसी युवा को अपना घर परिवार छोड़कर पलायन नहीं करना पड़े। अभी तक 10 महीनों में हमको कोई युवा ऐसा नहीं मिला जिसको सरकार की ओर से ये 1000 रुपया महीना मिल रहा हो। सरकार ने भी इसको भुला दिया है और जनता भी इसको भूल गई है। दूसरी बड़ी योजना है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की। 2015 में जब ये योजना बनी तो उस समय ये तय किया गया था कि 12वीं के बाद बिहार के परिवार में जो बच्चे हैं उनके पढ़ाई का पूरा खर्चा बैंकों के जरिए सरकार निभाएगी। अगर योजना लागू हो जाती तो 12वीं के बाद पढ़ाई करने के लिए किसी भी परिवार को 1 रुपया खर्चा नहीं करना पड़ता। 1,25,00,000 लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए था। बिहार सरकार का अपना आंकड़ा बता रहा है कि पिछले 8 साल में सिर्फ 8 से 9 लाख लोगों को ही इसका फायदा मिला। ज्यादातर बच्चों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ नहीं मिला है। तीसरी जो सबसे बड़ी योजना राज्य सरकार चला रही है नल जल योजना, जिसकी चर्चा हर गांव हर पंचायत में हो रही है। 2015 में यह अनुमान लगाया गया था कि 25,000 करोड़ रुपया खर्चा किया करके ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है कि हर घर में नल से पानी पहुंचेगा। लेकिन हालात ये है, सरकार ये दावा कर रही है कि पिछले 8 वर्ष में नल जल योजना के तहत सभी घरों में पानी पहुंच गया है। जो जमीन पर हमने देखा 10 में 7 योजना काम नहीं कर रही है। या तो योजना ठीक से बनी नहीं, या बनी तो उसमें इतना लूट हुआ कि वो ठीक से चली नहीं, और कई जगह पर चलकर अब वो योजना बंद हो गई है। समस्तीपुर में जब मैं अभी आ रहा हूं तो कम से कम पिछले 3 प्रखंड से लोग बता रहे हैं कि नल जल में जल स्तर नीचे होने की वजह से पानी आना बंद हो गया है। पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या पीछे के 3-4 प्रखंडों में लोग समस्तीपुर में लोगों ने बताया है। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ी योजना थी 7 निश्चय में, जिसका नाम आप शायद इतना नहीं जानते हैं, नली गली के पक्कीकरण की योजना। 2015 में यह अनुमान लगाया गया कि अगर 80,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाए तो बिहार के हर घर से जो नाली निकलती है उसका पक्कीकरण हो जाएगा। उस नाली को एक बड़े नाले से जोड़ा जाएगा गांव में, और बड़े नाले के जरिए पानी को बाहर निकालकर उसका निस्तारण किया जाएगा। जमीन पर किसी के घर के नाली का पक्कीकरण सरकार ने अभी तक नहीं किया है। गांव में जरूर कुछ जगह पर हमें देखने को मिला, सड़क के किनारे बड़े नाले बने हुए हैं, लेकिन उन नालों को घरों के नालियों से जोड़ा नहीं गया है, और उस नाले से पानी को बाहर निकालने की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। नतीजा ये हुआ है कि ज्यादातर गांव में जो सड़क के किनारे नाले बने हुए हैं उसमें पानी पूरा जम गया है, कूड़ा करकट भर गया है, और फिर से सड़क पर गली में नाली पानी जल जमाव बहुत बड़ी समस्या है। सड़कों और 2 क्षेत्र है जहां सुधार हमको दिखा। पहला क्षेत्र है बिजली, जहां पर भी हम पिछले 10 महीने में गए हैं। हर गांव, हर टोले, हर घर में बिजली आ गई है। लेकिन बिजली को लेकर जो लोग समस्या बता रहे हैं कि आपकी नजर में, लोगों की नजर में बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। पहले लोग जो बिजली का बिल देते थे उसके मुकाबले अब लोग 2,000, 5,000, 10,000
कई लोग तो 50,000 60,000 रुपए का भी बिल दिखा रहे हैं। जो किसान है, जो बोरिंग अपना लगा रहा है, उसको बिजली का कनेक्शन नहीं मिल रहा है। और दूसरा, ये जो बिजली का बढ़ा हुआ बिल है, एक बार आपका बिल गलत आ गया तो DCLR और लोक अदालत का चक्कर लगाते रहिए, आपकी कोई सुनवाई नहीं है। अभी आपने देखा कटिहार बरसोई में जो गोली चली है वो इसी मुद्दे पर चली है। लोग वहां पर आंदोलन कर रहे थे बिजली के गलत बिल को लेकर, जहां फायरिंग हुई, 3 लोगों की मौत हो गई है। तो मैं जो गांव में देख रहा हूं, बिजली आने से जरूर फायदा हुआ है, लेकिन बिजली का बिल इतना ज्यादा आ रहा है कि लोग उससे बहुत ज्यादा परेशान हैं। एक और बात जो 10 साल में हम लोग बात करते हैं बिहार में सुधार के लिए, वो है सड़कों की स्थिति। तो निश्चित तौर पर जो नेशनल हाईवे है, बड़ी सड़क है, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे में सुधार हर जगह दिखा है। पहले के मुकाबले सड़क बेहतर हुई है, लेकिन जो ग्रामीण सड़क है, गांव में जो सड़कों की हालत है, वो आज भी लोग बता रहे हैं कि जो लालू जी के जमाने में होती थी वही दशा आज भी है। चाहे वो पंचायत की सड़क है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री संपर्क योजना के तहत बनाई गई सड़क हो, या फिर ग्रामीण कार्य विभाग REO का सड़क हो, हर सड़क में इतना लूट है कि सड़कों की, ग्रामीण सड़कों की और गलियों की हालत खराब है। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जो गांव में दिखा, गांव में कहीं पर भी कोई अस्पताल अभी काम नहीं कर रहा है। लोग जो बीमार पड़ते हैं तो ज्यादातर ग्रामीण चिकित्सकों के भरोसे ही उनका जीवन चल रहा है। जो ग्रामीण चिकित्सक हैं उन्हीं के भरोसे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था चल रही है। अगर बीमारी ज्यादा बड़ी हो तो आप समस्तीपुर, रोसड़ा, पटना भागते हैं। सरकारी अस्पतालों में दवा दारू डॉक्टर की अच्छी व्यवस्था नहीं है। 2 उद्योग जो यहाँ हर जगह चल रहा है, बिहार में कोई फैक्ट्री चले या नहीं, रोजगार मिले या नहीं, 2 उद्योग की बात हर लोग कर रहे हैं। वो है शराब माफिया और बालू माफिया। जहां पर चले जाइए, शराब का अवैध कारोबार करने वाले लोग हर गांव में इस सरकार ने पैदा कर दिया है। शराबबंदी के नाम पर शराब का दुकान बंद हो गया, लेकिन घर घर होम डिलीवरी चालू हो गया। और शराब के इस कारोबार में नए लड़के लगे हुए हैं। और हर गांव में जो लोग बता रहे हैं कि लोग अब मोटरसाइकिल खरीद के, इवन युवा के साथ साथ जो लड़कियां हैं वो भी कई गांव में लोग बताते हैं कि शराब के अवैध कारोबार में लोग लगे हुए हैं। हर साल बिहार सरकार का, बिहार के लोगों का शराबबंदी के वजह से 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। और ये पैसा जा कहां रहा है? ये पैसा जा रहा है पुलिस के हाथ में, प्रशासन के हाथ में, शराब माफिया के हाथ में। गांव गांव में एक और समस्या शुरू हो गई। जब शराब लोगों को नहीं मिल रहा है तो लोग अलग अलग तरीके का नशा का काम शुरू कर दिए हैं। कोई स्मैक खा रहा है, कोई ड्रग्स खा रहा है। ये स्थिति पहले बिहार में नहीं थी। शराब माफिया के साथ साथ एक और जो माफिया बिहार में अभी सबसे ताकतवर है वो है बालू माफिया। जहां पर आप जाइए, बालू का बड़े स्तर पर कारोबार हो रहा है। हजारों करोड़ रुपया सरकार का चोरी करके, बिहार के लोगों का चोरी करके, पुलिस और प्रशासन की मदद से अवैध बालू का कारोबार पूरे बिहार में चल रहा है। इस पूरे पदयात्रा के दौरान जो लोगों ने 3 सबसे ज्यादा शब्द मुझे बताए, वो पहला शब्द है अफसरशाही। बिहार में लोग अफसरों से परेशान हैं। जो अफसरशाही चल रही है, चाहे आप गरीब हैं कि अमीर हैं, आप किसान हैं कि पढ़े लिखे नौकरी करने वाले हैं, जनप्रतिनिधि हैं कि पत्रकार हैं, हर आदमी को अफसर की बात ही सुनना है। अफसरों की टोटल मनमानी है। अफसर के को पैसा दिए बगैर आप बिहार में कोई काम करा नहीं सकते हैं। अफसर चाहेगा तो काम होगा, अफसर नहीं चाहेगा तो काम नहीं होगा। गांव देहात में लोग हमको बता रहे हैं कि भैया बिहार में हम लोगों ने अपराधियों का जंगल राज देखा है, जो लालू जी के दौर में था। आज जो नीतीश जी की सरकार है, ये अधिकारियों का जंगल राज है। अधिकारियों की मनमानी है, जो उनकी इच्छा होगी वही करेंगे। दूसरा जो सबसे ज्यादा शब्द लोगों ने बताया वो है भ्रष्टाचार। बिहार में कोई ऐसी योजना नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है जो बिना पैसा दिए आप करा सकिए। चाहे आपको जमीन का रसीद कटाना है, आपको जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र लेना है, चाहे पुलिस के यहाँ थाना में FIR करना है,
कोई काम ऐसा नहीं है, चाहे राशन कार्ड बनवाना है, आधार का कार्ड बनवाना है, कोई काम ऐसा नहीं है जो बिना पैसा दिए हुए आप करा सकते हैं। और तीसरा जो नया शब्द है बिहार में, जो लोग बता रहे हैं, उसका वो शब्द है पीसी। पीसी मतलब दलाली। सरकार की योजना चाहे केंद्र की हो कि राज्य की, हर योजना में व्यवस्थित तरीके से 10% से 50% तक लोग, अफसर और जनप्रतिनिधि पैसा काट रहे हैं। चाहे सड़क बनाना हो, नहर बनाना हो, आपको अनाज देना हो, जो भी योजना सरकार की चल रही है उसमें 10% से लेके 50% तक जनप्रतिनिधि और अफसर मिलकर पैसा ले रहे हैं। तो ये जो 3 शब्द हैं, अफसरशाही से परेशान जनता, बिना भ्रष्टाचार के कोई काम का न होना, और भारत सरकार और बिहार की सरकार की सारी योजनाओं में व्यवस्थित तरीके से दलाली काटे जाना, ये 3 सबसे ज्यादा लोग परेशान हैं जो लोग शब्द बता रहे हैं। ये मेरा अपना पिछले 10 महीने का अनुभव रहा है। 3-3.5 हजार गाँव में जो लोगों ने बताया, जो हमने देखा। अब अगर आपके कोई सवाल है तो आप वो सवाल कर सकते हैं। पहले पत्रकार बंधु भी कर सकते हैं, जो पीछे लोग बैठे हैं आप भी अपना सवाल कर सकते हैं।